अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क था बहुत सारा डिस्कस करने वाला। सबसे पहले तो एक सवाल था रेलिवेंट कॉस्टिंग का, ऑटम 18 रग्बी लिमिटेड। रग्बी लिमिटेड में जो एक्स और वाई की डिस्कशन है, पहले वो समझ लें। हमें एक B1 एक्स्ट्रा या B1 बस, प्रोडक्ट का नाम क्या है? B1 एक्स्ट्रा। ये बनाने का एक ऑर्डर मिला है। जिस प्रोसेस में ये बनना है उस प्रोसेस का इनपुट या तो मटेरियल X होगा या फिर मटेरियल Y होगा। चाहे मटेरियल X हो चाहे मटेरियल Y हो, ये इस प्रोसेस में 2.5 किलो डलेगा। चाहे X हो चाहे Y हो, इस प्रोसेस में 2.5 किलो डलना है। 2.5 किलो ही लिखा है ना? 2.5 किलो लिखा हुआ है कि 2 किलो है? 2 है। अच्छा, 2 किलो डलना है। नहीं, 2 किलो डलना है। X चाहे डालें चाहे Y डालें, 2 किलो डलेगा। X हमारे पास कहां से आएगा? ढाई किलो है। अच्छा नहीं सॉरी, वो आधा किलो, वो आधा घंटा है। नहीं अगर मटेरियल X डालें तो वो 2 किलो डलेगा, और अगर Y डालें तो वो 2.5 किलो डलेगा। X हमारे पास कहां से आता है? X हम खरीदते हैं, और X हमें मिलता है 520 पर किलो। किसका किलो? X का 1 किलो। मटेरियल Y एक B1 एक्स्ट्रा के लिए 2.5 किलो इस्तेमाल होगा। मटेरियल Y हमारे पास कहां से आएगा? मटेरियल Y हम खुद बनाएंगे। एक और प्रोसेस होगा, ये कोई और प्रोसेस होगा। अच्छा, इस प्रोसेस में लेबर का कितना टाइम लगना है? इस प्रोसेस में 1.5 1.5। मटेरियल Y में
मटेरियल वाई हमारे पास कहां से आएगा, ये हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अब जो मटेरियल वाई प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है ना, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं एक B1 एक्स्ट्रा की, एक B1 एक्स्ट्रा बनाना है तो 1.5 घंटा लेबर चाहिए, 2 किलो मटेरियल एक्स चाहिए, और अगर मटेरियल एक्स नहीं वाई तो फिर 2.5 किलो मटेरियल वाई चाहिए। ये हो गया B1 एक्स्ट्रा। मटेरियल एक्स का 1 किलो 520 रुपए का मिलता है, और मटेरियल वाई का 1 किलो, यानी जब वाई आउटपुट होगा तो वाई का 1 किलो, वाई का 1 किलो बनाने के लिए 1 किलो कोई मटेरियल डालना पड़ेगा जो कि 300 रुपए पर किलो मिलता है। और इस प्रोसेस का आउटपुट क्या है, वाई। इस प्रोसेस में लेबर का आधा घंटा लगेगा। ये कहानी दोबारा देखें, हम वाई का 1 किलो अगर बनाना चाहते हैं 1 किलो, तो उसके लिए कोई मटेरियल 1 किलो डलेगा जो कि 300 रुपए किलो मिलता है, और आधा घंटा लेबर का लगेगा। ये भी तो एक प्रोसेस है ना, क्योंकि वाई बनना है। जब हम वाई बना लेंगे तो हमें वाई का 1 किलो कितना कॉस्ट किया होगा, इस पे मटेरियल लगा होगा, आधा घंटा लगेगा तो लेबर लगा होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स लगे होंगे, तो हम वाई का 1 किलो बना पाएंगे। 1 किलो, उस वाई के 1 किलो को 2.5 किलो करेंगे तो यहां, यानी 2.5 किलो ऑफ वाई इधर डलेगा। ये किसकी कॉस्ट है, वाई के 1 किलो की। मटेरियल के 2 किलो लगते हैं अगर एक्स होगा तो, और मटेरियल का एक्स का 1 किलो हमें 520 रुपए का मिलता है। ये 1.5 घंटा अलहदा है, ये आधा घंटा अलहदा है। ये 1.5 घंटा β1 बनाने वाले प्रोसेस का 1.5 घंटा है। ये आधा घंटा अगर वाई बनाएंगे तो उस प्रोसेस में ये आधा घंटा लगना है। B1 एक्स्ट्रा की रेलिवेंट कॉस्ट पूछी थी, और एक बार रेलिवेंट कॉस्ट निकाल लें जो कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, तो फिर कॉस्ट गैप निकालना था ताकि उसकी टारगेट कॉस्ट से कंपेयर किया जा सके। कल मैंने एक नोट लिखवा दिया था, और जिन लोगों ने, मैंने कहा था कि 29 तारीख को सुबह 9:15 के बाद रेलिवेंट कॉस्टिंग के नोट्स डाउनलोड किए होंगे, तो मैंने उसमें वो नोट लिख दिया था, वरना आप लोगों को मैंने कल वाली क्लास में लिखवाया था कि अगर मटेरियल, लेबर, मशीन, कोई रिसोर्स हायर करने के हमारे पास एक से ज्यादा जरिए हों तो कौन से जरिए को लेना है, जो सस्ता है। तो B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए वो X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। X सस्ता पड़ेगा कि Y सस्ता पड़ेगा, जो इनमें से सस्ता पड़ेगा वो ऑप्ट कर लेंगे। इसका जो ICAP का सॉल्यूशन था वो था कि B1 एक्स्ट्रा का 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल X की कितनी कॉस्ट आएगी, 1040। B1 एक्स्ट्रा का 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल Y की कितनी कॉस्ट आएगी, 1 किलो Y की कॉस्ट इंटू 2.5। अब 1 किलो Y की कॉस्ट कैसे निकाली, 300 का मटेरियल, आधा घंटा लेबर का, आधा घंटा वेरिएबल ओवरहेड्स का, 1 किलो Y आ गया, और B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए क्या लगने हैं, 2.5 किलो Y लगने हैं, तो इंटू 2.5 किया तो ये आंसर आ गया। ये बनता है 1040, ये बनता है 1100 समथिंग। तो ये सस्ता है तो हम 1040 को इस्तेमाल करेंगे। ICAP के सोल्यूशन में ये था। इसमें मुझे सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक ये लग रही थी कि अगर स्टूडेंट इसको पर यूनिट कैलकुलेट करेगा, मैंने भी पर यूनिट बताया ना, दोबारा सुने, मैंने ये बताया ICAP के सोल्यूशन में ये है कि इन दोनों में से जो सस्ता है वो लेना चाहिए ना। एक B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए 2 किलो ऑफ X खरीदने पड़ेंगे। 1 किलो 520 का मिलता है तो 2 किलो 1040 के मिलेंगे। तो एक B1 एक्स्ट्रा के लिए मटेरियल X वाले रास्ते से आते हैं तो 1040 कॉस्ट करेगा इनपुट। एक B1 एक्स्ट्रा के लिए 2.5 किलो Y चाहिए, तो पहले देखें 1 किलो Y कितने का पड़ेगा, 300 मटेरियल, आधे घंटे का लेबर और आधे घंटे का ओवरहेड्स। 1 किलो Y की कॉस्ट इंटू 2.5 किलो, तो एक B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए Y के रास्ते से आते हैं तो ये कॉस्ट पड़ेगी, वो 1181 समथिंग पड़ेगी।
ये सस्ता है, इसको इस्तेमाल कर लिया। ये आई कैप के सॉल्यूशन में किया है। मैंने सिर्फ इसको एक कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए टोटल पे वर्किंग की है। टोटल पे वर्किंग कैसे की है? मैंने कहा कि अगर हम पूरा B1 एक्स्ट्रा इस रास्ते से बनाएं, पूरा B1 एक्स्ट्रा इस रास्ते से बनाएं, तो टोटल 10,000 यूनिट्स बनाने की टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी? टोटल। फिर मैंने कहा अच्छा अगर इस रास्ते से आए तो टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 10,000 यूनिट्स B1 एक्स्ट्रा बनाने की। जो सस्ता है मैंने उसको पिक कर लिया। मैंने टोटल वाला रास्ता इसलिए चुना था कि एक जहन में थोड़ी सी कंफ्यूजन मेरे एटलीस्ट आ रही थी कि जब मैं इसकी लेबर कॉस्ट निकाल रहा हूँ तो फुल रेट लूं या आधा रेट लूं? आधा रेट क्यों कह रहा हूं मैं? नहीं ओवर टाइम नहीं, वो आइडल था ना। हाँ अच्छा, आधा रेट लूं या ओवर टाइम वाला आर कंसिडर करूं? एक कंफ्यूजन आ रही है कि आधा रेट लूं कि फुल रेट लूं और ओवर टाइम लूं कि ना लूं। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने टोटल कैलकुलेशन कर दी। अगर किसी को पर यूनिट आसान लग रही है पर यूनिट से कर ले। अगर किसी को मेरी बताई हुई कंफ्यूजन समझ आई है, जो मैंने कहा है कि लेबर का कौन सा रेट लेना है, रेलिवेंट लेना है कि 250 वाला लेना है, ओवर टाइम लाना है कि नहीं लाना है, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने फिर टोटल से सॉल्व कर दिया। तो दो सॉल्यूशन अवेलेबल थे, दोनों में से आपको जो ठीक लगे। इस सवाल में मसला क्या था? वो मसला ये था कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ के ये कहानी समझ नहीं आई थी, वो समझाई है मैंने। ओके ऑटोमेटिन। दूसरा सवाल था स्प्रिंग 20 जी। एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि अगर हम पर यूनिट से करें? पर यूनिट से कर लें आप। मैं टोटल ही रिकमेंड करता हूं, मैं टोटल ही रिकमेंड करूंगा। इसकी वजह ये है पर यूनिट अगर मतलब इस तरह गिवन है तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हम ना पर यूनिट की वर्किंग से इस बात का फैसला करें एक्स या वाई? मैं कह रहा हूं ना, प्रेफर आप टोटल की बेस पे करें, प्रेफर करें। क्योंकि जो मैंने टाइची लिमिटेड वाला सवाल डिस्कस किया था उसमें ये देखने में लग रहा था कि एक हमें 23 पर घंटा मिल रहा है कि 21 पर घंटा मिल रहा है, तो 21 वाला सस्ता है, लेकिन उसमें घंटे ज्यादा थे और सुपरवाइजर पड़ा था, टोटल करना पड़ा था। इसी तरह स्प्रिंग 20 में भी ऐसा ही है, स्प्रिंग 20 में भी ऐसा ही है। स्प्रिंग 20 में दिन, चले मैं स्प्रिंग 20 करता हूं डिस्कस। स्प्रिंग 20 मैंने होमवर्क दिया था और बड़ा ही अच्छा मजे का सवाल था जी। यार आप अलग से पूछना, मैंने बहुत टाइम लगा दिया इस पे। स्प्रिंग 20 इंटरेस्टिंग सवाल था और उसमें हर चीज ही ऐसी थी कि ये या ये, यानी तकरीबन पूरा सवाल ही इस पे बेस्ड था कि हमें मटेरियल लेने के 2 रास्ते मिल रहे हैं, कौन सा रास्ता बेहतर है, लेबर लेने के 3 रास्ते मिल रहे हैं, कौन सा रास्ता बेहतर है। यानी ये रेलेवेंट कॉस्टिंग तो थी, लेकिन ज्यादा मुश्किल इसमें यह थी कि एक ही चीज एक्वायर करने के 2-3 रास्ते से, जैसे ये। तो यहां पर रेलेवेंट कॉस्ट की बजाय कॉन्सेप्ट ये लग गया कि कौन सा सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए सवाल बाकी सवालों से थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का ऐसे हो गया कि एग्जामिनर ने इस टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस कर लिया कि ये या ये। वैसे मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आप डिफरेंट देख के घबराएंगे 20 नंबर का सवाल, क्योंकि 20 नंबर का सवाल बहुत है, इससे तो 10-12 नंबर का सवाल आता है, 20 नंबर बहुत हैवी है। ये स्टूडेंट के लिए घबराहट का मौका था। और दूसरा, स्टूडेंट इस सवाल की तरह के सवाल पहले है नहीं बहुत ज्यादा, तो स्टाइल चेंज होने की वजह से स्टूडेंट्स हौसला हार के छोड़ बैठते हैं। तो एग्जाम क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जैसे आपने 10 सवाल किए हैं वैसे ही होगा। आपने कॉन्सेप्ट सीखा है और प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को पक्का किया है, ना कि 15 सवाल याद किए हैं। अगर कोई 15 सवाल याद करके जा रहा है तो फिर वो इस चांस पे बैठे कि 16वां सवाल भी उन जैसा आएगा तो फिर ही पास होगा। लेकिन अगर किसी ने कॉन्सेप्ट समझा है, मैं कोशिश करता हूं कॉन्सेप्ट समझाने की, अगर किसी ने कॉन्सेप्ट समझा है और उन 15 सवालों को करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया है तो फिर यह सवाल आसान था, मुश्किल नहीं था बहुत। क्यों भी मुश्किल था कि नहीं? इसमें जो ट्रिकी चीजें हो सकती हैं वो बता देता हूं। मशीन के बारे में एक नया पॉइंट ये था जो पहले इस तरह टेस्ट नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स इसको टैकल नहीं कर पाए होंगे।
किराए वाली बात तो पहले भी सवालों में है, पहले सवाल ऐसे हैं जिनमें हमने मशीन का किराया लिया हुआ था मंथली, ऐसे सवाल हैं। एक सवाल में वीकली किराया था, एक में को डेली किराया था, तो ये किराए वाला मामला तो हमने पहले किया हुआ है। मशीनरी चाहिए, हम मशीनरी किराए पे लेंगे, दो प्रपोजल्स हैं, उनमें से जो सस्ती होगी जाहिर है वही लेंगे। तो हमें देखना है कि पॉइंट 1 सस्ता है कि पॉइंट 2 सस्ता है। पॉइंट 1 में किराया मंथली दिया हुआ है, पॉइंट 2 में भी मंथली दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट 2 में अब अच्छा अब देखें, पॉइंट 1 में 25,000 पर 250,000 पर मंथ है, जबकि 2 के अंदर 160,000 पर मंथ है। अब जो देखेगा वो कहेगा 160 सस्ता है, लेकिन पॉइंट 2 में क्या है, हमें 6 महीने तक कम से कम किराए पे लेना पड़ेगा, तो इसलिए इंटू 6 करेंगे, टोटल करेंगे तो फिर फर्क कंपेयर करना आसान होगा, इसलिए टोटल को ही प्रेफर करिएगा। तो इसमें नई चीज ये थी कि स्टूडेंट्स 5 मिलियन का भी कुछ कर जाएंगे। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये हमारी कोई कॉस्ट नहीं है। 3 महीने इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ले लेंगे। हम मशीन किराए पे लाए, उसने कहा मशीन तो तुम लेके ही भाग जाओगे, कुछ पैसे रख के जाओ। उस पैसे रखने को सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, वर्ड साथ रिफंडेबल भी लिखा हुआ है। तो चूंकि ये रिफंडेबल है तो 5 मिलियन हमारा को खर्चा थोड़ी है। हाँ, ये पैसा हमारा उसके पास पड़ा रहेगा, और वो पैसा हमारे पास तो था नहीं, हमने तो लोन लेके दिया है, तो पैसा पड़े रहने से क्या हो रहा है, हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है हर महीने। तो इसके लिए जितने महीने हमें चाहिए उतने महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा, ये काउंट होगा। ये एक थोड़ा नया पॉइंट था। क्या आपने जिंदगी में पहली दफा ये चीज पढ़ी है? नहीं, कॉन्सेप्ट है ईओक्यू, होल्डिंग कॉस्ट में हम फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेते, वही वाले पॉइंट था। और उसमें इतना क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 मिलियन सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल देना पड़ेगा, और ये पैसे हमें बैंक से लोन लेने पड़ेंगे 20% पर एनम पे, लिखा क्लियरली हुआ है। लेकिन रेलिवेंट कॉस्टिंग के पहले किसी सवाल में इंटरेस्ट नहीं आया, तो डिफरेंट चीज थी, तो इसलिए स्टूडेंट्स को इसमें मुश्किल आई होगी। अच्छा, ये था मशीनरी। मटेरियल में हाँ जी, मटेरियल जो AA2 है, किधर गया, जो मटेरियल AA2 है उसमें हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हुए हैं 75 रुपए पे। तो ये रेलिवेंट क्यों है? ये तुम ऑर्डर कर चुके हैं जी। दोनों का कंपैरिजन कर लेना कि ना एडिशन है, और अगर ना इसी को ही ले लेते हैं ऑर्डर वाला, तो बिना ऑर्डर किए पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन कमिट तो कर लिया, तो फिर ना उसकी अगर ना इसमें कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। 75 रुपए कमिट हमने नहीं किए, अभी 75 रुपए कमिट नहीं किए हमने। हाँ, अगर ये पेनल्टी वाली बात ना लिखी होती ना, पेनल्टी वाली बात ना लिखी होती और मटेरियल हम तक इन एनी केस पहुंचना था, तो फिर 75 रेलिवेंट ना होता, फिर आगे इसकी दी होती कि इसको मार्केट में कितने का बेच सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कमिट कर लिया, ऑर्डर कर दिया, और सप्लायर ने कहा कि भाई तुमने ऑर्डर किया, अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो ये अवॉइड हो सकते हैं, तो फिर 75 रुपए रेलिवेंट ना होता। ये ऐसे ही माना जाता जैसे वो जो NTR वाला सवाल मैंने कहा था ना, उसका ये मिलता जुलता है। तो उसमें हम 60 मिलियन का मटेरियल खरीद चुके हुए थे, तो 60 मिलियन को रेलिवेंट लिया था, नहीं उसकी NRV को रेलिवेंट लिया था ना। तो यहां पर भी अगर आपको ये पेनल्टी वाली बात ना लिखी होती, बेशक पैसे अभी नहीं दिए लेकिन कमिटेड हैं, पैसे देने पड़ेंगे, फिर हम इसकी NRV लेते। लेकिन चूंकि पेनल्टी वाला पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने अगर ये ऑर्डर ना आता तो हमने तो कैंसिल देके 5% देके जान छुड़ा लेनी थी। फिर हम क्यों 75 रुपए देते? फिर तो हम 5% देके जान छुड़ा लेते, 5% 20% देके जान छुड़ा लेते। अगेन वही बात, ये अकल की बात है। फिर हम 75 रुपए क्यों खर्च करते हैं? हम तो पेनल्टी देते हैं ना, खत्म कर देते हैं हम वो बात। तो अब हमें एक पेनल्टी पड़ने जा रही थी, पेनल्टी पड़ रही थी, इस नए काम की वजह से बच जाएगी, तो उसको सेविंग दिखाया
और चूंकि 75 रुपए देने पड़ेंगे तो उसको फिर कॉस्ट दिखाया। ये इसमें एक अच्छा पॉइंट था। नहीं 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 80 से कंपैरिजन का से कोई ताल्लुक नहीं है। 80 से कंपैरिजन किस लिए करना? अगर हम पेनल्टी बढ़ने देते हैं और ना इसकी वजह से मार्केट से उठा लें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम वो 75 रुपए छोड़ दें और जो मार्केट से वो बहुत सस्ता मिल रहा है। अच्छा, हाँ नहीं ये बिल्कुल करना था। अगर सस्ता मिल रहा होता तो हम बिल्कुल करते। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ये मार्केट से अगर बहुत सस्ता मिल रहा होता तो फिर हम 75 वाले को ना कर देते, पेनल्टी पड़ने देते। अच्छा जी, A78 आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। बाहर से खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, खुद बनाएंगे तो सस्ता मिलेगा। हाँ, इसमें एक चीज जो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगी, हो सकता है किसी और के जहन में भी आया हो, लेकिन मुझे पर्सनली वो बात ठीक नहीं लगी है। जब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग एक प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है, आउटपुट, उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए नॉर्मल लॉस कंसिडर कर लिया होता है ना, या करना होता है? वे कर लिया होता है। तो हम एक चीज खुद बनाते हैं A78, however it can be produced internally at a cost of 80. It can be produced internally at a variable cost of 80 per unit. तो हम इसको 80 रुपए का बनाते हैं ना, तो ये बनने की कॉस्ट है ना 80। जब इसको बना लेंगे तो उसकी आउटपुट की कॉस्ट ही है ना, या नहीं? नहीं कोई इख्तलाफ है तो बताओ। मेरे माइंड में नहीं है, मैंने ना 80 को सीधा 0.2 से डिवाइड किया और 0.8 से 0.8 से कर, इसका 100 आ गया, ऊपर वाला 110 था तो 100 वाला उठा लिया। नहीं, अब जो कह रहा हूं ये ठीक नहीं है। सर मैंने इस एंगल से नहीं सोचा इसको। नहीं, अब मैंने सोचवा दिया तो भी नहीं सोच रहे। के सर सही है। इसमें मुझे पर्सनल इख्तलाफ ये है कि however it can also be produced internally at a variable cost of 80, यानी ये जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट दी है ना, है ना? नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं राजी तो बता दो। देखें, हम एक प्रोसेस चलाएंगे, उस प्रोसेस से ये बनेगा क्या है मटेरियल? किसकी बात हो रही है? A78 की। ये इसका आउटपुट होगा ना, जिस प्रोसेस से ये बनेगा ये उसका आउटपुट ही होगा कि नहीं? तो आउटपुट की कॉस्ट हमें पड़ेगी 80, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाली होगी ना। कैन बी प्रोड्यूस सर। हाँ, तो कैन भी इसलिए क्योंकि हम प्रोड्यूस कर चुके नहीं है, करना है, कर सकते हैं, तो कैन भी। इस प्रोसेस से बन के जब ये निकल आएगा तो ये उस प्रोसेस का आउटपुट ही होगा ना। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे और किसकी निकालते थे? तो जो कॉस्ट पर यूनिट निकलता था प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोडक्ट का ही होता था ना। तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने में नॉर्मल लॉस कवर नहीं हो गया होता था, या पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद दोबारा उसको ग्रॉस अप करते थे, नहीं कवर हो गया होता था। बजटिंग में एक सवाल था स्प्रिंग 17 का, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उससे हमने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर ये तोड़े थे, और उसमें डायरेक्ट लेबर बजट बनाना था, मटेरियल बजट बनाना था, और कैश पेमेंट बजट बनाना था। स्प्रिंग 17 का एक सवाल था, और उसमें जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकली थी कि कॉस्ट है, उसमें लॉसेस इंक्लूडेड थी, क्योंकि कॉस्ट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी उसमें लॉसेस इंक्लूडेड होते हैं, उसको मजीद ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें, बल्कि बाकायदा नोट लिखा था उसमें हमने कि कॉस्ट इसमें लॉस में शामिल है।
मजीद ग्रॉस अप नहीं करना। तो जब आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट दी हुई है तो उसको फिर से ग्रॉस अप नहीं करना है। यही चीज बहुत अरसे से करते आ रहे हैं हम कि जब प्रोडक्ट की कॉस्ट दी हुई है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कि इतने रुपए में प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको हम ग्रॉस अप करते हैं या उसको इनपुट ही मानते हैं? करते हैं ग्रॉस अप? उसको नहीं करते ना। तो इसलिए इस 80 को दोबारा ग्रॉस अप करने की तुक नहीं थी, लेकिन पीछे किया हुआ है। और उससे मुझे ये लग रहा है कि शायद वो ये कहना चाह रहा था कि अगर 1 यूनिट बनाएंगे तो हमारा इतने रुपए का मटेरियल लेबर ओवरहेड लगेंगे। यानी ये इस प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट नहीं बताई हुई, ये कहा हुआ है कि हमारा इतने रुपए के फलाना लगेगा, इतने रुपए का फलाना लगेगा, इतने रुपए का फलाना लगेगा, ये 80 बनता है। आप नहीं मानो, अभी उसने फंड लिख दिया है। वो उसने कहा है कि 1 यूनिट बनाने के लिए हमें ये खर्चे करने पड़ेंगे। जब 1 यूनिट बनाने लगते हैं तो 100 किलो मटेरियल डालना पड़ता है, और वो मटेरियल इतने रुपए किलो मिलता है, लेबर इतने रुपए किलो मिलता है, फलाना इतने रुपए किलो मिलता है। लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो 80 किलो वजन का होता है। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए डिनोमिनेटर में हम लोग नॉर्मल लॉस एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये 80 रुपए जो चूंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट दी हुई है तो उसको दोबारा ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं थी। कर दिया, ये बात माइंड में नहीं आई, एग्जाम में क्वेश्चन में सही होगी। चलो ठीक है, हो गया। मैंने बस एक इख्तलाफ बताया। C11 में भी एक बात बता रहा हूं, हो सकता है आपने इस एंगल से ना सोचा हो, लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि हो सकता है किसी ने सोचा हो, और यह भी हो सकता है कि 10 दिन बाद जहन में आ जाए, इसलिए बता रहा हूं। बताऊं? सर बताया, अब ये पता है वो जो और सब्स्टिट्यूट है ना, अगर ना उसकी परचेज प्राइस होती तब ना ये वाली बात इसको ट्रांस परचेज प्राइस इसी में डिफरेंस है। हमें एक स्पेशल जॉब के लिए, ये मैं C11 बताने लगा हूं, हमें एक जॉब के लिए क्या है, D50 चाहिए। हमें एक जॉब के लिए D50 चाहिए। ये अभी बिक सकता है 3 रुपए का। हमें एक जॉब के लिए D50 चाहिए, तो या तो अभी ये बिक सकता है 3 रुपए का, या फिर ये एक और अदर रेगुलर आइटम C11 बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। C11 मिलता है 20 रुपए का, और उसको C11 बनाने में कन्वर्जन का खर्चा होगा 15 रुपए। हमें इस जॉब के लिए D50 चाहिए। इस D50 को इस जॉब पे इस्तेमाल करने की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 3 या फिर 20 माइनस 15, 5। तो हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5 रुपए होगी। हमें एक जॉब पे D50 चाहिए। अच्छा, इस सवाल में ऐसा नहीं लिखा, जो बात कर रहा हूं वो समझिएगा। हमें एक जॉब पे D50 चाहिए, वो D50 हमारे पास पड़ा हुआ है और रेगुलर इस्तेमाल का नहीं है। ये सवाल में नहीं लिखा, ये मैं कह रहा हूं। इस जॉब पे D50 चाहिए जो हमारे रेगुलर यूज का नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है। या तो 3 का बेच सकते हैं, या कोई और मटेरियल जो हमारे और कामों में इस्तेमाल होता है C11 उसमें कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसमें कन्वर्ट करने के लिए 15 रुपए लगेंगे, और C11 20 रुपए का मिला करता है। इस जॉब पे D50 को इस्तेमाल करने की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? चूंकि रेगुलर यूज नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? NRV या कन्वर्जन ऑप्शन में से हायर। कन्वर्जन ऑप्शन क्या है? 20 माइनस 15, 5 और 3, तो 5 होगी रेलिवेंट कॉस्ट।
ऐसे ही है। लेकिन इस सवाल में जो स्प्रिंग 20 है उसमें ये सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है। वर्डिंग इसी तरह की लिखी हुई है कि D50 है वो इतने का बिक सकता है, या फिर वो कन्वर्ट हो सकता है C11 के अंदर। C11 20 रुपए का मिलता है, कन्वर्जन पे 15 रुपए आएगा। वर्डिंग इस तरह की है तो जहन में वही आता है, वो जो पढ़ा था, रट्टा लगाया था कि इसमें से और इसमें से हायर। जिस तरह की वर्डिंग लिखी है ना D50 के बारे में, कुछ शक्ल ऐसी ही बनती नजर आती है। लेकिन स्प्रिंग 20 में ये सिनेरियो नहीं है। स्प्रिंग 20 में क्या सिनेरियो है? स्प्रिंग 20 में सिनेरियो ये है कि हमें इस जॉब के लिए D50 नहीं चाहिए, हमें इस जॉब के लिए C11 चाहिए। यहां पर क्या कहा मैंने? तो क्या हमें इस जॉब पे D50 चाहिए? नहीं, हमें C11 चाहिए। C11 हम तक कैसे पहुंचेगा? इसके दो जरिए हैं। या तो हम लोग इसको मार्केट से खरीद लें, या फिर एक पड़ा हुआ D50 है जिसको 3 रुपए का बेचते थे, उस 3 रुपए की कुर्बानी देके, हाँ हाँ मतलब बेच सकते थे ना, वापस कर सकते तो बेच ही सकते थे ना। 3 रुपए की कुर्बानी देके 15 रुपए और खर्च करके तोड़ C11 बना ले। 20 या 18? तो 18। इन दोनों सिचुएशंस में फर्क है। ये मैंने क्या कहा, इस जॉब पे हमें D50 चाहिए, वो रेगुलर यूज का नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, या तो इतने का बिक सकता है या कन्वर्जन अल्टरनेटिव है। यहां पर हम यकीनन 5 रुपए रेलिवेंट लेते हैं। लेकिन स्प्रिंग 20 में असल में ये सिनेरियो है कि हमें C11 चाहिए, खरीद ले या इससे C11 बना ले, तो जो सस्ता पड़ेगा वो काम कर लें। तो ये इसमें एक C11 ट्रिकी पॉइंट था। हो सकता है, बल्कि काफी चांसेस हैं कि ये बात आपके जहन में नहीं आई हो जो मैंने बताई। हो सकता है अभी भी ना आई हो, अब भी नहीं समझ आई चुका है। नहीं, आपको ये वाला पॉइंट नहीं ना समझ आया, आपको ये वाली बात नहीं ना समझ आई थी, तब नहीं ना आई थी, तब सोचा नहीं था ना आपने, डायरेक्टली सोचा यही था। हो सकता है किसी ने ये सोचा हो, क्योंकि वो कन्वर्जन इतने का बचेगा, इतना ही कन्वर्जन खर्च होगा, इतने की बचत होगी, इतने का बेच सकते हैं, तो लोअर ऑफ हायर ऑफ, क्योंकि रट्टा लगाया होता है ना, तो इसलिए जहनों में ये आ सकता है, जबकि ये नहीं है। इस सवाल में ये सिचुएशन थी। अच्छा, बता के मैंने और कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? लेबर वाला पॉइंट ये हम उसमें कर चुके हैं टाइची वाले में, कि हमें लेबर जो सस्ती मिलेगी वो, तो उसमें 2 ऑप्शंस थी, इसमें 3 ऑप्शंस आ गई हैं। तो इसमें से तीनों में से जो सस्ती है वो लेबर लेंगे। टाइची लिमिटेड वाले में 2 ऑप्शंस थी, या तो अपने लोगों से ओवर टाइम लगवा लेते 23 रुपए देके, या सस्ते लोग 21 रुपए पे ले आते और 7 सुपरवाइजर बुला लेते। तो उनमें से जो ऑप्शन वो 3250 और 3450 टाइची वाला। तो जी, इसका जो फुल स्टॉप के बाद है ना, कितना दूसरी दिन के बाद डायरेक्ट लेबर पहला पॉइंट, दिन के बाद इस ऑर्डर फ्रॉम एसएल इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी इस ऑर्डर से पहले इनके 200 घंटे आइडल अवेलेबल है। हम आइडल आवर्स को यहां इस्तेमाल करते हैं और उसकी रेलिवेंट कॉस्ट जो बाकी है वो ले रहे होते हैं। वो इसलिए ले रहे होते हैं कि वैसे इसने फारिग बैठना था, अब काम में लग जाएगा। तो उसी बात को उल्टे तरीके से बताया हुआ है। सीधा तरीका क्या होता है कि हमें इस काम के लिए इतने आइडल आवर्स अवेलेबल हैं। नॉर्मली सवालों में ये लिखा होता है ना कि इतने आइडल आवर्स अवेलेबल हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर इस पे ना इस्तेमाल किया तो इतने देर फारिग बैठना पड़ेगा, यानी आइडल अवेलेबल है ना। इसके बाद
RL will have to pay 50% of the contract rate for the कॉन्ट्रैक्ट रेट वही है ना जो इनका वेज रेट है पर आवर, सर ये ना 1000 रुपये पर आवर। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मैंने समझ लिया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रेट 1000 लेबर की बात हो रही है। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऊपर वर्ड लिखा हुआ है एंटर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, हमने हायर किया था तो कॉन्ट्रैक्ट रेट 1000 पर आवर था। ये इसमें पॉसिबल मसले थे जो मैंने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक तीसरी चीज होमवर्क दिया था सीगल लिमिटेड। सीगल लिमिटेड में एक ही पॉइंट था ओवरहेड वाला, और उसमें मसला हो सकता है आपको। सीगल लिमिटेड किया होगा, नहीं किया होगा तो ये बात ना सुने, और जब सीगल लिमिटेड कर लें तो सुन लेना। सीगल लिमिटेड जो कि ऑटम 11 था, स्प्रिंग 11 था, ऑटम 11, सीगल लिमिटेड था ऑटम 11। इसमें हमने बजट बनाया हुआ था। बजट हम पहले बना चुके हुए हैं, डिसीजन अब ले रहे हैं। बजट शायद 15 दिन पहले बना चुके हुए हैं, बना चुके हैं तभी तो बजट डाटा दिया हुआ है। तो आपको इन सब की बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, सेल्स दी हुई है लेकिन प्रोडक्शन ये है बजटेड। ये हम बना चुके थे बजट, हर एक की आपको बजटेड प्रोडक्शन दी है, लेकिन हम उतने अब बेच नहीं पाएंगे क्योंकि बजट बनाने के बाद एहसास हुआ कि कुछ मसला हो गया और पैसे वैसे हैं नहीं, तो हम ज्यादा मटेरियल खरीद ही नहीं पाएंगे। तो जितना बजट किया था हम वो भी नहीं बना सकते क्योंकि रॉ मटेरियल उतना ज्यादा नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो पहले बजट बनाते हुए सब ठीक था, तो हमने जो बजटेड प्रोडक्शन रखी थी आप समझिए वो मार्केट डिमांड ही थी, लेकिन अब हम मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे। तो जब आप मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे तो जितना सोचा था फिर वो बना नहीं पाएंगे, इसलिए ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया। नॉर्मली सवालों में क्या होता है, मार्केट डिमांड दी होती है और हम उतनी मार्केट में बेचने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होती है। यहां पर क्या था कि हम बजट कर चुके हैं। अच्छा, बजट हमने ये किया होगा कि सारी दुनिया को बेचेंगे? बजट भी तो पहले अपने हालात और औकात को देखते हुए किया होगा ना। बजट हमने कर लिया, अब कुछ हफ्ते बाद, हफ्ता मैं कह रहा हूं, कुछ हफ्ते बाद ये हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुए और अब हमें मटेरियल पूरा नहीं मिलेगा, तो जो बजट किया था हम वो भी नहीं कर सकेंगे अब। ठीक है, वैसे इस कहानी पे आपको इतने गौर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको यूनिट्स दिए हुए हैं और ये पता चल रहा है कि मटेरियल लिमिटेड है, लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसकी वजह से कहानी सुना रहा हूं। हमने बजट बना लिया था और सोच लिया था अपनी हालात औकात देख के कि इतने यूनिट्स तो हम बना ही लेंगे, लेकिन अब मटेरियल की शॉर्टेज हो गई और अब हमें सोचना है कि अब क्या करें। ये कहानी समझ आई? जब हमने बजट बनाया था तब तक मसला शॉर्टेज का नहीं था, तो हमने हर एक की बजटेड प्रोडक्शन सोची होगी, फिर उस बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से हर एक के हमें आवर्स पता हैं, तो उनसे मल्टीप्लाई करके बजटेड लेबर आवर्स भी निकाले होंगे, बजटेड लेबर आवर्स, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को उन बजटेड लेबर आवर्स से डिवाइड किया होगा, तो फिक्स्ड ओएआर भी निकाला होगा। वो दिया हुआ है आपको 50 रुपए। 50 फिक्स्ड ओएआर कितना दिया हुआ? चार रुपए, 50 नहीं 4 रुपए। तो ये 4 रुपए ऐसे ही निकाला होगा कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लिए होंगे, उसको डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स किया होगा, तो 4 रुपए निकला होगा। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स तक पहुंचना है, कैसे पहुंचे? हमने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को बजटेड आवर्स से डिवाइड किया होगा, तो 4 रुपए निकला होगा। अब ये फाइन करना है। क्यों फाइन करना है वो? क्योंकि आपको सवाल में प्रॉफिट निकालने को कहा है।
आल्सो कैलकुलेट दी नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालना है तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए ना, तो हमें ये फिगर चाहिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा, ये किया हुआ है। तो ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, तो उसमें आपके जहन में अगर जिनको ये एतराज होगा भी, तो उनके जहन में सवाल ये आएगा कि हमने वो प्रोडक्शन से क्यों बजटेड आवर्स निकाले हैं जो सवाल में दिए, उतना तो हम बना ही नहीं सकते। सवाल समझे कि जो प्रोडक्शन सवाल में कह के दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करके क्यों आवर्स निकालें, हम तो उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। सर ये फिक्स मतलब ओआर जो होता है ये स्टार्ट में निकालिए जाता है बजट की बेस पे। ये तो जवाब है, अंडर और ये तो जवाब है ना। सवाल ये है कि जितने यूनिट्स हमने बनाने हैं, हम बना चुके हैं, जो आंसर निकाल रहे हैं हम बना चुके हैं, ये भी तो बनाना ही है ना। तो जितने हमने असल में बनाने हैं उन्हीं से निकलने चाहिए ना लेबर आवर्स। एक्चुअल कहाँ हुआ है, अभी तो नहीं बनाए। मतलब जितने हमने बनाने हैं एक्चुअल कैसे हो गए वो, मतलब हम एज्यूम करें उतने ही बनाएंगे। नहीं, ये रीजन नहीं है कि वो एक्चुअल होगा। हमने जो बनाने हैं वो ही इस्तेमाल होके लेबर आवर्स निकलने चाहिए ना, जो टेबल में दिए हैं उनसे क्यों निकले हैं। मैंने इसलिए कहानी सुनाई थी कि साल के शुरू में सब सही था और हमने सब हालात व वाकयात देखते हुए बजट कर लिया था, और जो प्रोडक्शन हमने सोची थी वो हमने अपनी औकात देखते हुए सोची थी, और उन्हीं के हिसाब से बजटेड आवर्स सोचे थे, उन्हीं के हिसाब से बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवर बजटेड आवर्स किया होगा तो 4 रुपए निकला होगा। ये सब करने के बाद अब हालात खराब हुए। कैसे पता ये सब करने के बाद हालात खराब हुए हैं? क्योंकि आपको बजटेड डाटा दे दिया और उसके बाद कहा है कि बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, इसका मतलब बाद में कोई मसला हुआ है। तो हमने जब 4 रुपए निकाला था तब वही प्रोडक्शन सोची हुई थी जो बजट लिखी हुई है, तो इसलिए बजटेड प्रोडक्शन ही से मल्टीप्लाई करके बजटेड आवर्स निकले। ये इसमें पॉसिबल मसला था, वो मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा। लिमिटिंग फैक्टर काफी है, और ये तो तकरीबन 1 घंटा तो डिस्कशन में ही गुजर गया। मैंने डिसीजन लिमिटिंग फैक्टर नंबर 2 लिखा हुआ था ना। चलिए नंबर 3 पे आते हैं, मेक और बाय। नंबर 3, मेक और बाय डिसीजंस। अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर लिख देता हूं, बार बार कल भी लिखा था। ये मैं चैप्टर 15 वाले अब पढ़ा रहा हूं। ये जो मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में टाइप्स ऑफ डिसीजन लिखी थी ना 5-6, तो वो एक एक करके पढ़ा रहा हूं। नंबर 1 मैंने स्पेशल ऑर्डर पढ़ाया था, नंबर 2 मैंने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ाया था, नंबर 3 अब मेक और बाय पढ़ाने लगा हूं। मेक और बाय में 2 केसेस बनाए हुए मैंने। केस 1 ये है कि एक ही प्रोडक्ट, जस्ट एक प्रोडक्ट का फैसला होने लगा। सिर्फ हम एक प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करने लगे हैं कि वो बनाएं या खरीदें। बाकी हमारे बिजनेस में कोई और मसला नहीं है, सिर्फ उस एक प्रोडक्ट के बारे में फैसला करना है कि बनाएं या खरीदें। सिंगल प्रोडक्ट डिसीजन। तो ये तो बड़ा ही आसान है, बनाएं या खरीदें। क्या करें, बनाएं या खरीदें? कैसे फैसला करें, कैसे फैसला करें, बनाएं या खरीदें? C11 हम बना रहे थे कि खरीद रहे थे? अभी यहां जो मैंने लिखा था C11 बना रहे थे कि खरीद रहे थे? A78 बना रहे थे कि खरीद रहे थे? अभी स्प्रिंट 20 में 2 चीजें डिस्कस करके हटे हैं। A78 बनाते थे तो 80 का मिलता था, बनता था।
खरीदते थे तो 110 का मिलता था, बना लो, यहाँ कॉस्ट कम पड़ेगी। C11 खरीदते थे तो 20 का, बनाते थे तो 18 का। मैंने पहले बताया जहाँ कॉस्ट कम पड़ेगी वो हाँ ज्यादा मिलेगी। अच्छा, अब वो जो कॉस्ट कम पड़ेगी C11 पे आता हूँ। C11 खरीद, यहाँ लिखा हुआ था मैंने, C11 खरीदते तो कितने का मिलता था? 20 रुपए का। बनाते थे तो 15 रुपए का बनता था, लेकिन उस 15 के साथ 3 रुपए भी लिखा था, क्योंकि वो भी उसको बनाने की रेलिवेंट कॉस्ट थी। क्यों रेलिवेंट कॉस्ट थी? क्योंकि वो क्योंकि D15 की कुर्बानी दे के उसको D11 बनाना पड़ रहा था। तो इसके लिए हम रूल बना लेते हैं, सिंपल सा रूल है कि कंपेयर relevant cost of make option with relevant cost of buy option रेलिवेंट कॉस्ट को कंपेयर कर ले और कौन सी ऑप्शन चुन ले जहाँ कॉस्ट कम हो। जहां कॉस्ट कम हो। ये तो बुनियादी अकल की बात है कि हम सस्ती ऑप्शन को चूज करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो कि खरीदते हो तो सेल प्राइस और हो, बनाते हो तो सेल प्राइस और हो, फिर फैसला कैसे करें? मैं तो कह रहा हूं ना, कॉस्ट को कंपेयर कर लें। क्या पता खरीदते हो तो वो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी होती हो और को 5-10 रुपए सस्ता बेचना पड़ता हो, बनाते हो तो अच्छी क्वालिटी होती हो, 5-10 महंगा बेचते हो, तो अब भी सिर्फ कॉस्ट को ही कंपेयर करेंगे तो क्वालिटी कंपेयर करेंगे। हैं? अगर हम खरीदेंगे तो इतने का मिलेगा लेकिन बिकेगा 45 का, अगर बनाएंगे तो इतने का बनेगा लेकिन बेचेंगे 48 का, तो क्या अब भी कॉस्ट ही कंपेयर करें? फिर कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। ये बात भी लिख लें, चांस तो कम है ऐसा जैसे कह रहा हूं सिंगल प्रोडक्ट में, लेकिन अभी जब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट कराऊंगा तो हम यही कर रहे होंगे एक्चुअली। तो इसलिए मैंने यहां भी आपको बताया है कि आप लिख लें नोट। अभी मैंने क्या कहा है, कैसे करना है फैसला? यहाँ सस्ता पड़ेगा। कॉस्ट कंपेयर करेंगे ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर खरीदने की सेल प्राइस और हो और बेचने की और हो, चांस बहुत कम है, क्योंकि हम जो चीज खरीद रहे हैं वही क्वालिटी वही सेम चीज बनाए तो क्या होगा, यही कंपैरिजन है ना। लेकिन हो सकता है कि खरीदते हो तो क्वालिटी और होती हो, बनाते हो तो क्वालिटी और होती हो, और खरीदते हो तो और प्राइस का बेचते हो, और अगर बना के बेचेंगे तो और प्राइस का बेचेंगे। ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमने सिर्फ कॉस्ट कंपेयर करनी है, फिर कंट्रीब्यूशन कंपेयर करनी है। और कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी? जिसकी कंट्रीब्यूशन हायर होगी। तो आप ये लिख लें, लेकिन साथ ये लिखें कि अगर इन दोनों ऑप्शंस में, मेक ऑप्शन और बाय ऑप्शन में सेल प्राइस फर्क है, तो फिर हमने इनकी कॉस्ट नहीं, फिर कंट्रीब्यूशन कंपेयर करनी है, और वो ऑप्शन लेनी है जिसमें हायर कंट्रीब्यूशन है। होमवर्क बताया मैंने अभी तक? एक रेलिवेंट कॉस्टिंग और लिमिटिंग फैक्टर का ना एक मिक्स सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है।
ऑटोमेटिंग मेरे ख्याल में मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया था, किधर गया? चलो देखता हूँ। अच्छा, इसका सवाल करते हैं जो सामने लिखा हुआ। इसके लिए आप आइए, ऑटोमेटिन स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड, स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 413 पे, पेज 413 प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है। स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड, और जिनके पास राइस की बुक है 660 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है, स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। मैं करता हूं बोर्ड पे, ये मैं बोर्ड पे करने लगा हूं। होमवर्क वो कोई और जिक्र कर रहा था, मैं वो मैं बताता हूं ढूंढ के उसका सॉल्यूशन मैंने बनाया था या अभी आप स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूं। जी पढ़ लिया। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि बताएं, अच्छा आउटसोर्स का मतलब यही है कि हम खरीद लें, क्योंकि आउटसोर्स ये है कि हम किसी से बनवा लें, तो किसी से तो बनवा रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं। तो ये जो मेक और बाय में बाय है ना, इसकी जगह आउटसोर्स का वर्ड भी हो सकता है। मेक हम खुद बना रहे हैं, आउटसोर्स किसी से बनवा रहे हैं, तो खरीदते हैं तो वो भी तो किसी का बना हुआ ही होता है ना। तो मेक और बाय या मेक और आउटसोर्स एक ही बात है।
मेक और बाय में तरीका आपको यही बताया कि मेक ऑप्शन की कॉस्ट और बाय ऑप्शन की कॉस्ट निकाल लें, फिर उनको कंपेयर कर लें। रुपीज 1000 मिलियन रुपीज, मिलियन भी कर सकते हैं, 19 लाख है, मिलियन कर लेता हूं। अगर हम बनाएंगे तो हमें क्या क्या खर्चा आएगा? आपको जो ऊपर टेबल दिया हुआ है वो बनाने का खर्चा है ना अभी, तो बस 6350 को मैं 18,000 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों? तो क्या हुआ? इसको बनाने में जो फिक्स कॉस्ट है वो रेलिवेंट है कि नहीं है? क्योंकि उसी फैक्ट्री के अंदर हम ये नहीं बनाएंगे तो और चीजें बना लेंगे, तो इसलिए इसको बनाएं या ना बनाएं, इसके फिक्स्ड ओवरहेड्स ये 870 ये नहीं है रेलिवेंट, तो हमें इसमें से सिर्फ वेरिएबल चीज लेनी है। तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो पड़ेगी टोटल कितनी है? 3663, इसमें से निकाल देता हूं मैं 870, 1 यूनिट, और कितने बनाने हमने? 18,000, 15,000, 18,000। $98.64 ये मेक ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बाय ऑप्शन में या आउटसोर्स ऑप्शन में जाते हैं तो एक तो हमें खरीदने की जो प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी, एक तो परचेज प्राइस है ना, परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट, कुछ भी कह लें। सप्लायर कितने का दे रहा है हमें? 7,000 का एक, तो हमने खरीदने हैं 18,000 और 7,000 का एक है, 126, एक तो ये है। लेकिन अगर हम बाय करने पे जाते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट में बचत हो रही होगी एक, अगर बाय की तरफ जाते हैं तो फिर एक बचत भी आ जानी है। बुलेट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2, लास्ट में पॉइंट नंबर 2, क्या करूं उसको? बाय करने की वजह से एक बचत हो जानी है, रेलिवेंट है कि नहीं है? रेलिवेंट है। फिक्स कॉस्ट में सेविंग आनी है, कितनी? 1.9 सेविंग है ना, मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, पहले खर्च होता था तो अब मैं इसको सेव कह रहा हूं ना। ऐसा कर सकते हैं कि ये मैं 1.9 जहां सेविंग लिखने की बजाय वहां पर एज अ कॉस्ट दिखा दूं। देखें, करना तो हमने इनको कंपेयर ही है ना, तो अगर हम यहां पर आते हैं तो 1.9 बचता है, तो पहले खर्च होता था तो बचता है ना, तो यहां पर उसको एज अ कॉस्ट दिखा दूं, तो मैं यहां पर उसको एज अ कॉस्ट दिखा सकता हूं, लेकिन यहां एज अ कॉस्ट दिखाऊंगा तो यहां एज अ बचत भी दिखाऊंगा नहीं, फिर हम डबल काउंट कर रहे होंगे। डबल काउंट करने से क्या मुराद है? अगर मैं यहां पर एज अ कॉस्ट दिखाऊंगा तो 1.9 यहां कॉस्ट आ जाएगी, और यहां पर सेविंग दिखाऊंगा तो 1.9 यहां पर माइनस में आ जाएगा, तो फिर इन दोनों के टोटल में जो फर्क होगा वो 1.9 का नहीं 3.8 का हो जाएगा। कैसे? इसको 1.9 बढ़ा देंगे, इसको 1.9 कम कर देंगे, हालांकि चीज तो एक ही है, गैप बढ़ जाएगा। एक को बढ़ा देंगे, एक को कम कर देंगे तो गैप बढ़ जाएगा, हालांकि चीज एक ही है। तो हम जब ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं ना,
एक ऑप्शन को करते हुए अगर हम कोई कॉस्ट सेविंग दिखा रहे हैं तो दूसरी ऑप्शन को करने में उसको कॉस्ट नहीं दिखा देंगे, या वहां पर कॉस्ट दिखा के यहां खामोशी करें, या यहां पर सेविंग दिखा के वहां खामोशी करें, दोनों जगह नहीं दिखा देना। इन दोनों में फर्क 1.9 का ही है ना, तो 1.9 का फर्क तभी आएगा जब आप एक तरफ 1.9 कर लेंगे। अगर वहां 1.9 बढ़ा देंगे और यहां 1.9 कम कर लेंगे तो फर्क आप डबल कर देंगे, तो इसलिए इसको यहां नहीं दिखा देना। और बाय में जाते हैं तो क्या रेलिवेंट है और क्या हिलजुल होगी? हम अब बाय में चले जाएंगे तो लेबर आर स्पेयर होंगे और उन लेबर आर को इस्तेमाल करके हम जी बना लेंगे। तो जी बनाने से क्या होगा? बेचेंगे, तो उस पे जो जी बनाने से कंट्रीब्यूशन आएगी वो भी तो एक फायदा है ना, तो उसको यहां पर ऐसा कॉस्ट लिख लो, यहां माइनस कर देंगे क्योंकि हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर मैं जी की कंट्रीब्यूशन लेस कर देता हूं। कितनी है निकाल लेते हैं, वर्किंग वन। अच्छा, जो पीछे किया हुआ है ना वो आंसर प्रेजेंट डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, वरना बाकी यही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफरेंट हुई है। ये स्क्रीन में है ना, यहां जो लिखूंगा वो भी आ जाएगा। जी की कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं। पहले तो देखते हैं कि जी को एक यूनिट बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। एक जी कितने का बिकेगा? 58 क्या क्या इसको बनाने में खर्चा होता है? मटेरियल कितना? 2600। लेबर कितना? जितना बी पे लगता है उससे 20%। जितना बीटा पे लगता है जी पे उससे 20% ज्यादा लगेगा। अच्छा, क्यों ज्यादा लगेगा? ज्यादा महंगा लेबर है? ये लिखा है कि 20% कॉस्ट ज्यादा लगेगी। Each unit of Z would require 20% more labor as compared to each unit of beta। यानी ज्यादा लोग चाहिए तो ज्यादा टाइम चाहिए ना, टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो जितना एक यूनिट को बनाने में बीटा के कितना खर्चा आता है? 1040। तो Z का एक यूनिट बनाने में 1040 इंटू 1.2 1248। और वेरिएबल ओवरहेड्स 480। तो एक यूनिट पे जी के कितना हम कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं? वन फोर 1472। ये 1472 यहां माइनस कर दूं मैं? ये तो पर यूनिट है, यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। कितना यूनिट्स? यूनिट्स तो बताया ही नहीं। जी का मैंने ये तो निकाल लिया कि एक पे कितनी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, टोटल कितने यूनिट्स बना पाएंगे हम? बाहर से 7,000 तो नहीं ले रहे, तो प्राइस है।
18,000 है। नहीं, 18,000 गलत जवाब है। शरीर में लग गया ना, लेबर आवर पे निकलेगा उसके लिए। हम बीटा बनाते थे, यस सर, अब बीटा नहीं बनाएंगे, तो जी क्यों बना पाएंगे? लेबर आवर ज्यादा होगा। क्योंकि नहीं, क्योंकि जो लेबर बीटा बनाते थे अब वो फारिग होंगे, तो उनसे हम जी बनवा लेंगे। जितना टाइम वो बीटा पे लगाते थे उतना ही टाइम फारिग होंगे ना। जितना टाइम एक बीटा पे लगाते थे, नहीं, जितना टाइम 18,000 बीटा पे लगाते थे उतनी देर फारिग होंगे। जितना टाइम वो 18,000 बीटा बनाने में लगाते थे उतना ही टाइम फारिग होंगे ना, कि नहीं? जी सर। तो अब उतने ही टोटल टाइम में वो जी कितने बना सकेंगे? हाँ जी, देखिए जब आप 20% भी जब खर्चों में जोर दे रहे थे तो समझ नहीं इस पे क्यों दे रहे हैं, मतलब ये तो ज्यादा है तो उसका 20% है, जब समझ रहे हैं कि आप इस मॉडल पे जोर दे रहे थे। जी कितने यूनिट्स निकाल दें। निकाल लो, निकालें जी, ट्राई करें। ये एक पे लगती है 18,000 6 महीने की। इतनी देर का काम तो नहीं है यार। इतनी देर का काम नहीं है यार। हाँ भाई, है नहीं?
इसमें लेबर आवर्स 20% ज्यादा लगते थे। लेबर आवर जी बनाने में बीटा से 20% ज्यादा लगेंगे, तो इसका फौरन एक जवाब स्टूडेंट के जहन में ही आएगा कि फिर यूनिट्स 20% कम बनेंगे। अगर टाइम 20% ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब यूनिट्स 20% कम बन रहे हैं, तो यूनिट्स 20% कम बन रहे हैं, इसका मतलब 18,000 इंटू 0.8। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर बीटा बनाने में जो घंटे लगते थे, लेट से 10 घंटे लगते थे, 1 घंटा लगता था, 1 घंटा कर लेता हूं, चलो 1 घंटा कर लेता हूं। अगर बीटा का 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता था तो 18,000 बनाने के लिए कितने घंटे लगते होंगे? इतने ही घंटे टोटल जी बनाने में लगेंगे। अगर बीटा का एक घंटे में बनता था तो एक जी 1.2 घंटे में बनता होगा। बीटा बनाने में अगर 1 घंटा लगता था तो जी बनाने में 1.2 घंटे लगेंगे ना। बीटा बनाने में अगर 10 घंटे लगते थे तो जी बनाने में 12 घंटे लगेंगे, नहीं? बीटा का 1 यूनिट बनाने में अगर 10 घंटे लगते थे तो जी का 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1/2। देखें, जी बनाने में 120% ज्यादा लगता है तो टाइम ज्यादा लगता है ना, या लेबर महंगा वाला लाना पड़ता है? टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि वही लोग जो फारिग हुए हैं उन्हीं से हम जी बनवाने लगे, तो लोग तो वही हैं। तो 20% ज्यादा क्या लग रहा है? फिर टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगर एक बीटा 10 घंटे में बनता था तो एक जी 12 घंटे में बनता होगा। चलें, आपको अगर ये 1 घंटा अजीब लग रहा है, लें एक्स कर दूं, ठीक है एक्स। तो जी में कितना टाइम लगता होगा? 1.2x। अब ठीक है, जी के यूनिट्स निकल आएंगे। अब आप सोचें कि x भी अननोन है और z भी अननोन है, मसला आ गया, आ गया मसला। ये कट गया x, नहीं कट रहा, कट गया। मल्टीप्लाई भी डिवाइड करना था। तो z के कितने यूनिट्स? 15,000। 18,000 को से डिवाइड कर लें तो 15 है। किसी और तरीके से बताऊं? यही तरीका है, क्योंकि 15-20% यूनिट्स की नहीं बात की हुई, तो इसका अंदर यूनिट 100 नहीं है। टाइम के 20% की बात की तो टाइम 100 है। देखें, 18,000 यूनिट्स हैं कि टाइम है, तो ये नहीं कहा कि इसके 20% यूनिट्स ज्यादा बन जाएंगे। परसेंटेज तो उस पर लगेगी ना जो 100 है, कि इसका 20% यानी फिर ये 100 है। तो ये तो 100 नहीं है, इसका तो 20% नहीं है, 20% तो टाइम का, और टाइम हमें नहीं पता। तो तरीका तो यही है। इख्तिलाफ है इस तरीके पे।
उसका नहीं, मैं मैथ पढ़ी नहीं है, मैं बहुत वीक हूँ इस तरह की नहीं नहीं, आपको क्या लग रहा है कि ये एक्स का कैंसिल होना अजीब लग रहा है कि? नहीं सर, मतलब ये तो चलो इस सवाल की कर ली है, मतलब किसी और ना वैरायटी में आ गया तो फिर मैं फंस जाऊंगा। नहीं, इक्वेशंस तो बनानी, इक्वेशंस तो बनानी, सीवीपी में तो आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। कितना टोटल? 15,000 डिवाइडेड बाय 1472 मिलियंस में 22.08 22.08। फिर क्या करें? खुद बनाएंगे। तो उसका कंक्लूजन ये है कि हम खुद बनाएंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। SNPL should continue manufacturing of beta। अच्छा, पीछे सोल्यूशन में ना आपको आंसर कुछ डिफरेंट तरीके से मिलेगा। एक फिगर आपको बता देता हूं, उसके बाद आपका सोल्यूशन बड़े आराम से टैली कर जाएगा। कितना डिफरेंस है इन दोनों में? पीछे ये निकाला हुआ है, पीछे 3.38 निकाला हुआ है, तो अब आपको लगेगा हाँ टैली कर गया सवाल। बस ये था सवाल, और होमवर्क है आपका, एक ही सवाल दे देता हूं होमवर्क। काफी एक सवाल, एक सवाल ही कर दें होमवर्क, और होमवर्क आप कर दीजिए। अच्छा, ये जो होमवर्क दे रहा हूं ना, ये लिमिटिंग फैक्टर का, जो कल पढ़ा था ना उसका होमवर्क है, लिमिटिंग फैक्टर का। लेकिन इसमें एक अच्छी ट्रिक इस दफा ये थी कि इसमें उसने रेलेवेंट कॉस्टिंग मिक्स कर दिया था। इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हम हंसी खुशी रह रहे थे, 2 प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, जितनी फैक्ट्री में जगह थी हम वो प्रोडक्ट्स आराम से बना लेते थे, 2 प्रोडक्ट्स बनाते थे। अभी हमें एक स्पेशल ऑर्डर मिला है, लग भी अच्छा रहा है, यानी अगर सिर्फ उसको स्पेशल ऑर्डर के तरीके से वैल्यूएट करें तो फिर तो अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। लेकिन बनाने के लिए इसी फैक्ट्री में लाना पड़ेगा उसको। अब जब इस फैक्ट्री में ले आएंगे तो वो जो हम 2 प्रोडक्ट्स बनाया करते थे उनकी जगह कम पड़ जाएगी। तो 2 प्रोडक्ट्स और साथ ये स्पेशल ऑर्डर, अब ये 3 चीजें हैं, लिमिटेशन है। बताएं कौन सा प्रोडक्शन प्लान बेहतर है? तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर और साथ वो रेलिवेंट कॉस्टिंग, स्पेशल ऑर्डर, ये मिक्स हो गया था। मुश्किल नहीं है सवाल, लेकिन एक बड़ी डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हुआ है। बहरहाल आपको जो मसले, अच्छा इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो वर्किंग है ना वो इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं है, मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि ये लेक्चर जो अब अभी रिकॉर्ड करा रहा हूं ये आप तक पहुंचेगा मंगल को शायद, तो कोशिश करता हूं मैं कि तब तक सोल्यूशन बना के, तो इसके साथ आपको पीडीएफ में सोल्यूशन भी दे दिया हो मैंने, जब आप मेरी ये बात सुन रहे हो। होमवर्क है, जिनके पास पैक की बुक है उसमें है पेज 414 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, स्प्रिंग 2018, सर्वर लिमिटेड। सर्वर लिमिटेड
किस में हो सकते हैं? रेलिवेंट कॉस्टिंग में नहीं है, डिसीजन मेकिंग में होगा। सर्वर लिमिटेड K2 K9 कहाँ है? राइस की बुक में 661 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 सर्वर लिमिटेड के नाम से है। K2 K9 दो प्रोडक्ट्स हैं और एक स्पेशल ऑर्डर मिला है A1 का, तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर है और साथ वो स्पेशल ऑर्डर मिक्स हो गया है। ये सवाल करके आइएगा। मेक और बाय का नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर का है जो कल पढ़ा था, लेकिन चलें अच्छा एक प्रैक्टिस और हो जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था झूठ के टॉपिक पे, मिजाह, मजाक, फिर उसी में आगे मुस्कुराहट। आप ससरम जैसे मैंने लास्ट टाइम हदीस सुनाई थी कि जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले वो हलाकत में है, इससे एक इम्प्रेशन जो मिलता है कि शायद बड़ा ही कोई सख्त किस्म का दीन है इस्लाम। लेकिन आप ससरम इतने हंसते मुस्कुराते रहते थे हर वक्त, स्माइलिंग फेस था कि आगे से मैं एक हदीस सुना रहा हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अल हारिस बिन जज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये मसनद अहमद में रिवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। यानी हर वक्त खुश मुस्कुराता हुआ चेहरा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बता देता हूँ, सही मुस्लिम में रिवायत है, सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी में किसी चीज को हकीर ना समझो, अगरचा तुम अपने भाई से कुशादा पेशानी के साथ ही मिले, यानी अच्छे तरीके से मुस्कुरा के खुश दिली से मिलना, ये भी नेकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराहट रहती थी चेहरे पे, तबस्सुम फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहके नहीं लगाते थे। ये जो कहका लगाना ना, ये डिसेंट काम नहीं है, ये अदब में नहीं आता, ये अच्छा नहीं है। ये जो बहुत ज्यादा खुल के हंसना है, कहके लगाना है, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दिल मुर्दा हो जाता है इससे। तो ये कहके लगाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहका नहीं लगाते थे, कभी भी नहीं लगाते थे। तो मिजाह के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ना मिजाक करते थे, यानी मजाक करते थे। वो तो हमारा लेवल गंदा है ना कि हम घटिया मजाक करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक करते थे, कई वाकयात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाक के। तिरमिज़ी में एक रिवायत है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि सहाबा ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाज़ औक़ात हमारे साथ खुश तबी की बातें करते हैं, यानी हंसी मजाक की। आपने फरमाया, बिला शुबा मैं हक बात ही करता हूँ, यानी इनके जो मजाक हैं उनमें भी कुछ फजूल नहीं है बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से तो कुछ गलत बात निकल ही नहीं सकती ना, तो जो मजाक भी है वो भी हक ही है। जैसे मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, मजाक करने के लिए कई ऐसी चीजें जो टाइमिंग के एतबार से होती हैं, कई टाइमिंग के जोक्स होते हैं।
वो मैं अब क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो कभी हंसी मजाक टाइमिंग के साथ होते हैं, चीज़ें एडजस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि झूठ बोला जाए, किसी की तजलील की जाए, लेकिन हंसी मजाक है दीन के अंदर। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।